दोस्तों, कैंडी टॉक करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ एक डिस्कशन नहीं है, ये एक सीरियस रियलिटी चेक है। वेस्ट एशिया में चल रही जंग का असर अब सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब उसकी मार दुनिया की इकोनॉमी, फ्यूल प्राइसेस और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच चुकी है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जंग कहां हो रही है, असल सवाल यह है कि इसका असर हमारी जिंदगी पर कितना गहरा पड़ेगा। क्या अगर कल सुबह यह जंग रुक भी जाए तो क्या सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या गैस सप्लाई फिर से स्टेबल हो जाएगी? क्या महंगाई कम हो जाएगी? या फिर इसका इंपैक्ट महीनों तक या फिर शायद सालों तक हमारी जेब, हमारी किचन और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की जो रोटी है इसके ऊपर असर पड़ता रहेगा। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और लंबा चलता जाएगा तो क्या दुनिया एक नए एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? क्या इंडिया भी इसका सीरियस इकोनॉमिक प्रेशर को फेस कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जंग को बहाना बनाकर देश के अंदर भी महंगाई बढ़ाने, स्टॉक छुपाने और जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ाने जैसे हालात पैदा हो सकते हैं? और अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो क्या हुकूमत सिर्फ तमाशा देखेगी या फिर वाकई आम आदमी की जेब, उसकी रोजी रोटी और उसकी बुनियादी जरूरतों का ख्याल करेगी और उसके साथ खड़ी रहेगी? तो चलिए इन्हीं इंपॉर्टेंट और डीपली कनेक्टेड सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी मोहतरम शख्सियत मौजूद है जिनके बात में तजुर्बा भी होता है, तहकीक भी होती है और करंट अफेयर्स पर एक गहरी और बैलेंस्ड नजर भी। जर्नलिज्म की दुनिया का एक मोहतरम नाम, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब एस.ए. इसाकी सर। सर, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हमें बहुत खुशी है कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे पॉडकास्ट में ज्वाइन किया। शुक्रिया। इसाकी सर, सबसे पहला और बुनियादी सवाल यह है कि अगर आज ही ये जंग रुक भी जाए तो क्या दुनिया को फ़ौरन रिलीफ मिल पाएगा? क्रूड ऑयल और एलएनजी की सप्लाई को फिर से नॉर्मल ट्रैक पर आने में रियलिस्टिकली कितना वक्त लग सकता है और आम आदमी को इसका असर कम होता हुआ कब तक महसूस हो सकता है? जैसा कि जंग पर्टिकुलरली जो अटैक्स हुए हैं, एनर्जी बेस्ड अटैक्स, मतलब जो एनर्जी यानी इस दुनिया को चलाने में जो चीज़ों की, अहम चीज़ों की ज़रूरत जो होती है उसमें एनर्जी मतलब क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर क्रूड ऑयल जो है आने के बाद में उसको प्रोसेस करने के बाद में क्रूड ऑयल से ही आपको पेट्रोल और डीजल निकलते हैं और एलएनजी से, लिक्विड नेचुरल गैस से जो है गैस बनती है और उसके साथ में लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी है। तो मेन, अगर कल सुबह जंग का बंद का ऐलान हो गया तो भी नॉर्मल सी रेस्टोर होने के लिए चंद चीज़ों के लिए जो है दिनों में नॉर्मल सी हो जाती है, लेकिन स्ट्रीमलाइन होने के लिए हो सकता है कि सप्लाई वगैरह तो चंद दिनों में, चंद महीनों में स्ट्रीमलाइन हो जाता, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुआ है, जो सप्लाई चेन में जो खलल पैदा हो गई है इसके वजह से, और इसके वजह से जो अदर इंडस्ट्रियल्स के ऊपर पेरिफेरी में जो नुकसान हुआ है वो सब रेस्टोर होके आम आदमी को पूरी तरह राहत पहुंचाने के लिए साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। तो आज सुबह में आप समझेंगे कि भाई गैस घर पे आ गई, चूल्हा चल रहा बोल के, लेकिन उसको पेरिफेरी में जो असर होता है कि आज का गैस, आज सुबह तक आपका गैस का रेट नहीं बढ़ सकता है, लेकिन ये असर के वजह से जिसको इम्पैक्ट हुआ है कि आपके रोज़मर्रा के जो
एसेंशियल कमोडिटीज है उसका रेट बढ़ सकता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो सकता है, आपकी बिजली महंगी हो सकती है। ये सब जो है डेफिनेटली आपके ऊपर असर दिखाएंगे कि जंग बंद होने से इमीडिएटली राहत तो नहीं मिलती, सिर्फ यही कि भाई आप एक चैन मिल जाता कि भाई जंग ख़त्म हो गई, वो राहत मिल सकती है कि भाई रोज़मर्रा के ज़िंदगी में राहत मिलने के लिए कुछ वक्त लगता है। जैसा कि चंद चीज़ें जो है दिनों में रेस्टोर हो जाते हैं, चंद चीज़ों महीने लगते हैं, चंद चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर का फिर रीबिल्ड करने के लिए जो है, क्योंकि इंडिया में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं हुआ, इंडिया के हद तक जो है आपको एनर्जी का मतलब गैस, पेट्रोल और डीजल का सप्लाई रेस्टोर होना है। तो अगर रेस्टोर हो गया तो इंडिया को जो है चंद दिनों में इंडिया में थोड़ा सा नॉर्मल सी रेस्टोर हो सकता है। लेकिन इंडिया को जो ऑयल आने में जो तकलीफात है उसके लिए जो है महीने लग सकते हैं, साल लगते हैं, क्योंकि वो पाइपलाइन का मतलब है सब नॉर्मल सी रेस्ट। पाइपलाइन बोले तो पाइपलाइन से गैस लाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि एवरीथिंग पाइपलाइन में आने के लिए जो है आपको टाइम लगेगा। इसाकी सर, अब जरा रीसेंट अटैक्स की तरफ अगर आएँ तो 2 मार्च को अरामको पर और 19 मार्च को रसलफन पर जो हमले हुए, आखिर उन्होंने ग्लोबल मार्केट को कितना डिस्टर्ब किया होगा? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी शॉक है या इसका असर अभी काफ़ी वक्त तक देखने को मिलेगा, और मार्केट को फिर से स्टेबल होने में कितना वक्त लग सकता है? तो जैसा ही मैं पहले अपना बातचीत हो रही थी, आरामको जो है सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी है जहाँ से जो ऑयल निकालना और उसको एक करके वहाँ से क्रूड ऑयल को जी बैरल्स में भर के वहाँ पे शिफ्ट करते। सो ये आरामको का है। जहाँ के रास लफान का मामला है वो कतार का है, जहाँ पे सो मेन गैस LNG लिक्विड नेचुरल गैस का है। जी तो ये एक्चुअली आरामको के बारे में बात करें तो अपन वो आरामको से जो है एवरीडे जब अब काम कर रहे थे 5.5 बोले तो 5,50,000 बैरल्स एवरीडे उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। उसमें से उतने बैरल जो है ऑयल निकाल के और उसको जो भी प्रोसेस करना है, थोड़ा क्रूड ऑयल है प्रोसेस करते उसको मतलब डब्बे में, तेल के डब्बे में भरना, उसके बाद में एक्सपोर्ट करने का वो वहाँ से चलता था। तो मैं समझता हूँ 40 ये जो अटैक जी आपके हिसाब से अपन क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स में जा रहे हैं, जी तो फैक्ट्स एंड फिगर्स में जो अपन अंदाज़ा ऐसा नहीं बता सकते हैं, तो इसमें अगर देखे गए तो रोज़ाना इसका जो है मैं जैसा बोला 5.5 लाख बैरल इसमें से प्रोडक्शन निकालते हैं। ये जो है इस अटैक के बाद यानी जो 2 तारीख को मार्च 2 तारीख को इसके ऊपर जो है मिसाइल अटैक हुआ था। मिसाइल अटैक होने के बाद में से जो इसके ऊपर जो प्रोडक्शन पे असर हुआ था 40% तक इसका प्रोडक्शन बंद हो गया। अच्छा 40% प्रोडक्शन बंद हो गया, जिससे अब ऑटोमेटिकली जैसा ही प्रोडक्शन गिर गया तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट्स जो है बढ़ गए। जब ये अटैक हुआ था मार्च 2 को, उस दिन के बाद में एक बैरल का कास्ट जो है $120 हुआ था। अब वो बढ़ के 140-150 कितना तक गया। अभी आज का रेट अगर अपना देखना है, क्योंकि उसके बाद में हालात और बुरे हो गए और हार्मोज का जो है स्ट्राइट ऑफ हार्मोज उसका रास्ता बंद किया गया। तो ये सब जो देखा गया तो ये दो मतलब जो 40% ऑफ दी ऑयल उसका प्रोडक्शन सऊदी, क्योंकि आप जितने भी वर्ल्ड में जो मेजर ऑयल प्रोडक्शन कंट्रीज है उसमें सऊदी अरेबिया का भी जो है फर्स्ट 2-3 लिस्ट में ही आ जाए। तो उसमें ही 40% वहाँ पे ही बंद हो गया, तो उसका असर कैसा होगा। और रहा दूसरा टाइम रास लफान का कतार का, मैं जैसा बताया गैस, ये जनरली आराम को कुछ और थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये जो डैमेज हुआ था 10 दिन में ही ये लोग थोड़ा सा प्रोडक्शन में और इजाफा करने की जो इमीडिएटली स्टेप्स रहते वो टेकअप करके करें। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को उनका डैमेज हुआ उसको रिस्टोर करने के लिए वो लोगों को और टाइम लगेगा, क्योंकि जो प्रोसेस क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर मतलब उसमें तो डीजल पेट्रोल जैसे कन्वर्ट नहीं करते, उसको भी थोड़ा प्रोसेसिंग रहता है। उसमें जो भी अननेसेसरी एलिमेंट्स है उसको निकाल के
क्रूड ऑयल को जो ब्लैक अपन देखते रहते, कभी देखे होंगे ना ग्राइड काला, हाँ। वो तो उसको वो एक लिक्विड फॉर्म में लेके आके उसमें जो भी सॉलिड्स है उसको निकाल दे के वो सब करने के लिए थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है। वो प्रोसेस कंप्लीट करके लाने के लिए जो होता है टाइम, तो वो उसका जो है उसका जो मशीनरी है उसको भी डैमेज हुआ, सो उसको लोग जो है थोड़ा सा रेस्टोर कर लिए, मगर जो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को जो डैमेजेस हुए उसके लिए और टाइम लगता बोल के बोल रहे। देखा जाएगा कितना टाइम लगता, क्या है कितने इसमें, लेकिन रेस्टोरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल फॉर द एक्सपोर्ट करने के लिए वो लोग, मैं समझता हूँ कि भाई एवरीथिंग अगर फाइन है तो 2-4 महीने में वो लोग रेस्टोरेशन, अगर कल जंग रुका तो, जी। अगर जंग चाली है फिर और एक मिसाइल अटैक हो गया तो थिंग्स में और वरिष्ठ हो जाने के चांसेस रहते। तो ये आराम का है। तो रहा रास लफान का तो गैस सिटी बोलते हैं उसको। तो वहाँ से जो है ये, और रास लफान के ऊपर अटैक से मेजर इम्पैक्ट जो होता इंडिया के ऊपर होता है, क्योंकि इंडिया में जितना भी गैस यूज़ होता है उसका 45% से लेके 47% तक सिर्फ रास लफान से, मतलब कतार से इंडिया इंपोर्ट कर लेती है। जी। तो इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा असर है। और ये एनर्जी अटैक को अपन खाली ऐसा नॉर्मल सी छोटा सा लेने का नहीं है, जैसा कि सॉरी, आज ऑयल के बगैर दुनिया में कोई चीज़ आगे बढ़ने वाली नहीं है। मेन अगर ऑयल सर के ऊपर, मतलब एनर्जी जो भी ऑयल एनर्जी का ऊपर अगर आप अटैक कर रहे, तो इसका मतलब है कि दुनिया में एक मेजर हिस्से को ब्लैकआउट करने का इसे। तो ईरान उतना बड़ा मकसद से कर रही या उसका मंसूबा क्या है, वो हिसाब से देखा गया तो भी के इतने कंट्रीज को अगर मुतासिर करे तो डेफिनेटली इज़राइल और अमेरिका को ये फोर्सेस, क्योंकि ये इनको क्या बोलती है, ये तो डेवलप्ड कंट्री से सुपर पावर्स माने जाते हैं ना, इनको झुकाने के लिए बोले तो इनके जो मेन रिसोर्सेस है, क्योंकि सऊदी में जितने भी है गल्फ कंट्रीज में पूरे आर्मी बेसिस पूरे अमेरिका के उसको पूरों को तबाह कर दिया। और नेक्स्ट जो है मेन इकोनॉमिक सोर्सेस फॉर दी अमेरिका इज ओनली ऑयल। जब तक ऑयल का रेट स्टेबल है, अमेरिका का डॉलर भी स्टेबल रहता। तो अगर इसको डिस्टर्ब हो गया एनर्जी को, मेन एनर्जी को, तो अमेरिका जो है डोलड्रम्स में आ जाता, उसको हिला सकती है। तो ये मंसूबे के दौरान जो है ईरान का मेन टारगेट इज ऑयल रिसोर्सेज। और ऑयल रिसोर्सेज कहाँ पे है? कतार, सऊदी अरेबिया, जितने बहरीन, पूरे जितने भी गल्फ कंट्रीज में जितने भी ऑयल के रिसोर्सेज है, ऑयल रिफाइनरीज, एक्सपोर्ट सेंटर्स जो भी है, गैस सिटीज़, इसके ऊपर ईरान 100% अटैक करने के वास्ते तैयार है। ऑलरेडी अटैक करके टेस्ट तो दिखवा दिया कि भाई हम ये कर सकते हैं। अगर जंग और भी आगे बढ़ी तो इसके ऊपर और ज़्यादा मजीद अटैक होने की अंदेशा को तो ठुकरा नहीं सकते, मतलब रूल आउट नहीं कर सकते अपन। तो इसाक़ी सर, अभी आप बता रहे थे कि रास लफन से जो गैस मेजर जो अपने पास इंडिया को आता, अगर वो रुक गया तो आप बता रहे थे तो कि इंडिया को नुकसान हो सकता है। तो क्या नुकसान हो सकता है, किस तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इंडिया को, तो आप उस पर कुछ नज़र डाल सकते हैं? हाँ, मेन एक्चुअली मैं आपको ये बताया था, सरसरी बताया था आपको, मेन लिक्विड नेचुरल गैस इंडिया जो है 45% से 47% जो है सिर्फ कतार से ही लेते हैं अपने। तो मेजर सोर्स ऑफ ये, उससे अपने को यहाँ पे इंडिया में मेनली फर्टिलाइजर कंपनीज है ना, जो फसल के लिए जैसा कि यूरिया, अमोनिया, ऐसा जैसा जो भी जितने भी फैक्ट्रीज है अपने को, आप तेलंगाना को देखो, रामागुंडम में जो है फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज है, जैसा विशाखापट्टनम में है, काकीनाडा के पास है, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे भी अपने जितने भी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को जो लिक्विड गैस ज़रूर होता है वो पूरा LNG से जो है वहाँ पे फर्टिलाइजर्स बनाने में खास करके वो। और नेक्स्ट जो है पावर प्लांट्स है अपने पास थोड़े, वो पावर प्लांट्स भी ये LNG से काम करते हैं। तो अब ये LNG पूरा रुक गया फिलहाल, बहुत
धीरे से जितना भी अगर आ भी रहा तो पहले जैसा 100% तो आने की चांसेस नहीं है, क्योंकि जैसा ही अटैक हुआ था कतार 2-3 वहाँ पे स्टेप्स ले लिया कि भाई एक पहले अग्रीमेंट होती, जनरली गैस के लिए आप अग्रीमेंट कर लेते कि भाई आप मेरे को इतना बैरल गैस जो है, या तो गैस को जिस तरह से भी आप काउंट करेंगे तो किलोस में काउंट करेंगे, कैसा कंट का इंडिया अपन घर का तो एलपीजी तो अपने को 14 केजेस पे वैसा केजेस में करते, किस में करते वो आप एक्चुअली वो बैरल्स में काउंट करते, तो एक अग्रीमेंट तो कर लेते हैं ना। तो अग्रीमेंट के हिसाब से जो है अब वो अग्रीमेंट से उसको आज़ाद हो गया, डिक्लेयर कर दिया कि फोर्स मेजर, मतलब ये अननोन, आप अंदेशा नहीं लगा सके कि भाई जंग के वजह से अगर आइंदा चल के कुछ हुए तो फोर्स मेजर जिसको बताते हैं कि भाई नेचुरल कैलामिटीज, अनएक्सपेक्टेड कैलामिटी कुछ भी आ गया, जंग एक अनएक्सपेक्टेड है, आ गया जंग हो गया तो आपके और मेरे बीच में का कॉन्ट्रैक्ट मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो कैंसिल कर दिया। जी। तो मतलब जो रेट आपको फिक्स हुआ था वो रेट को सप्लाई नहीं करेंगे, और कल सुबह रेस्टोर भी हो गया गैस सप्लाई, तो उन्होंने दूसरे से फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट एंटर होंगे, वो ज़्यादा पैसे बढ़ा भी हो सकते, कम भी हो सकते, तो अब वो एक इम्पैक्ट हो जाता। और आपका खरीफ सीजन शुरू होने वाला है इंडिया में कि नया फसल को जो है बोने का टाइम, अपने पास रबी और खरीफ बोल के सीजन चलते हैं, 2 सीजन्स चलते हैं ना एग्रीकल्चर सीजन, उसमें खरीफ शुरू होने वाला है। अभी ऑलरेडी रिसेंटली रेवंत रेड्डी भी स्टेटमेंट दिया कि भाई यूरिया की कमी हो सकती है क्योंकि जंग के वजह से बोल के, जैसा कि यूरिया है, ये पूरे खाद का जो है, जो फसल को जो खाद होना है उसके ऊपर इम्पैक्ट हो जाता, पावर प्लांट्स के ऊपर इम्पैक्ट होता, और थोड़े एलएनजी को भी कन्वर्ट करके दूसरे गैसेस में बदला के जो है आप दूसरे इंडस्ट्रियल पर्पस को भी यूज़ कर, ये पूरे ठप हो गए। और ये सबसे भी हटके और एक हीलियम बोल के गैस रहता, सो आप सुने भी होंगे, हीलियम मेडिकल खास करके फार्मास्यूटिकल में और ख़ास करके हॉस्पिटल्स में हीलियम गैस की बहुत ज़रूरी रहती, क्योंकि हीलियम गैस से एमआरआई जैसे मिशंस भी चलते हैं। अब हीलियम गैस भी जो आता है हमारे को गल्फ से ही आता, अब जंग के वजह से उसकी भी जो है किल्लत हो गई, अब कई जगह एमआरआई मिशंस बंद पड़ने की नौबत आ गई। तो गैस एनर्जी बेस पे जो एनर्जी जो मेन लाइफ लाइन है वो जो है इम्पैक्ट हो गया, उसका इम्पैक्ट का इफेक्ट हो गया सर, उसका इम्पैक्ट वो इफेक्ट होने की वजह से इम्पैक्ट कॉमन मैन के लाइफ के पर रोज़मर्रा के, अब जैसा कि आपका गैस, अब गैस की किल्लत की से कैसा होगी, लोग जो है गैस सिलेंडर लेके घंटे जो है लाइन में ठहरे हुए हैं। कल परसों आप पेट्रोल का हालत देखे थे, तो इसका भी जो है प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी के वजह से भी थोड़ा सा माहौल जो है बिल्कुल सीरियस हो गया, क्योंकि लॉकडाउन को याद कर दिए उन्होंने पार्लियामेंट ठहर के, तो वो सब लोगों के सामने वो फ्लैशबैक में चले गए और परेशान होके जो है पेट्रोल पंपों के साथ में आके क्यों बन गया। तो ये जो मेनली कतार का इम्पैक्ट जो है रास लफान गैस सिटी के ऊपर इम्पैक्ट, वो डेफिनेटली वो अगर वो रेस्टोर होने के लिए, अब हो सकता है कि भाई कल थोड़ा बहुत सप्लाई में भी थोड़ा, लेकिन 100% रेस्टोरेशन होने के लिए बोला सालों लग जा सकते हैं। इसाक़ी सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अक्सर दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहा जाता है। ऐसे में अगर किसी भी वजह से ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक झटका साबित हो सकता है? क्या हम इसे सिर्फ फ्यूल क्राइसिस के तौर पे देखें या फिर इसका असर हमारी पूरी इकोनॉमिक पर पड़ सकता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सिर्फ, अब सब लोग सिर्फ ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं ना, जनरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 21 मिलियन बैरल्स का जो है ऑयल अच्छा उधर से रवानगी होती रहती, उसमें चंद हिस्सा जो है इंडिया भी कर लेता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज होने की वजह से, मतलब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के, वहाँ पे पाबंदियाँ लगाने की वजह से जो है कई सारे कंट्रीज़ का ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। इंडिया मेजर कंट्री, 140 करोड़ का आबादी का देश इंडिया है, तो यहाँ पे अब तो 145 करोड़ हो गया, बल्कि मगर इंडिया एक बड़ा कंट्री, ज़्यादा, इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री जो इंडिया है।
तो यहाँ का मेन लेन को जो ऑयल सप्लाई होता है हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होता है। और दूसरे अल्टरनेटिव रूट्स भी है, लेकिन क्या है वो कंपैरेटिवली दूर है, मतलब डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस, लंबी डिस्टेंस हो जाती, और कास्ट, ट्रैवलिंग कास्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ही पूरे कंट्रीज जितने भी, वेस्ट एशियन कंट्रीज जितने भी हैं, उसके ऊपर से जो भी गुजरते हैं, जब पूरे लोगों को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इज लाइफ लाइन, जी हाँ, फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन है, जिसमें से ऑयल उसमें से आज यहाँ पे सिर्फ लोग पूरे ऑयल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसके वजह से कितना इम्पैक्ट फार्मर्स के ऊपर हुआ आप अंदेशा लगा सकते हैं। अब आप सिर्फ मैं बताता हूँ, आप आलू कितने में मिल रहा हैदराबाद में? 20 रुपए में आपको किलो आलू मिल रहा। आपको कोई भी बड़ी माल में भी चले जाओ, आपको टमाटर कितने में मिल रहा? 10-15 रुपए किलो मिल रहा। क्यों मिल रहा? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ फार्मर्स के जरिए ही अपने से इंडिया से आलू और अनार, बनाना मतलब मौस और बासमती चावल, ये पूरे जो है गल्फ कंट्रीज को और सराउंडिंग कंट्रीज को पूरों को जो है शिप्स पे यहाँ पे एक्सपोर्ट होते थे, वो बंद हो गया जी। अब महाराष्ट्र से अनार जाता है, ग्रेप्स जाते हैं महाराष्ट्र से मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, और महाराष्ट्र से ही आलू जाता है, और थोड़े बासमती वगैरह पंजाब वगैरह से बासमती जाती है। अपने तेलंगाना से हल्दी, निजामाबाद से जो हल्दी, निजामाबाद में हल्दी जा वहाँ पे, और आंध्र प्रदेश से जो है मिर्ची, ये पूरे फार्मर्स के पास अब स्टॉक वहाँ पे रह गया। और थोड़े है, मैं भी वो लिस्ट भूल ही गया, तकरीबन 7-8 वैरायटीज जो है इवन आंध्र प्रदेश से भी अपने को, और अनंतपुर, चित्तूर, वहाँ से भी जो है सर्टेन प्रोडक्ट्स हमारे को मिडिल ईस्ट को जाते थे, जी। ये पूरे बंद हो गए। तो फिर वो फार्मर्स का लाइफ, और उसमें कई जो है खास करके बनाना मतलब मौज, पूरे अपने अपने उनके खेतों में, मतलब जो मौज के जो बागे हैं वहीं पे जो है सड़ जा रहे, थोड़े जो है रोड पे फेंक रहे, और इसी तरह से जो है टमाटो और अनार वगैरह जो है ये पूरे, ये पेरिशेबल गुड्स है ये पूरे। और आपको पोल्ट्री इंडस्ट्री पे, हाँ, मदनपल्ली चित्तूर से मैं बता रहा था ना, यहाँ से अंडे एक्सपोर्ट होते हैं एक कंट्रीज को, एक मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, वो अभी बंद हो गए। ये पूरा इम्पैक्ट किसके ऊपर हो रहा? इंडियन इकोनॉमी पे हो रहा। गैस का तो आप देखें, पेट्रोल का तो आप देखें, अभी देखो पेट्रोल आज अभी एनर्जी की जो कस्टम्स ड्यूटी रहता था उसको कम कर दी, क्योंकि असर लोगों के ऊपर नहीं गिरना और ऑयल कंपनीज को थोड़ा राहत मिलना बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब वो कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर से थोड़ा से उसमें से कम कर दी थी। तो फिर अब ये चल के आइंदा चल के कल सब एवरीथिंग नॉर्मल हो जाने के बाद में फिर कस्टम्स ड्यूटी एज इट इज ये कर दिया, तो कंपनीज जो है आम आदमी के ऊपर उसका बोझ डाल देते हैं। जी हाँ। तो अभी ये जो इम्पैक्ट हो रहा है ये सब आपके पॉकेट पे हो रहा। अभी और नेक्स्ट जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे इंडिया के 22 से लेके 24 जहाज वहाँ पे रुके हुए थे। पहले 2 का परमिशन मिला, अब 3 का परमिशन मिला, कुछ 5 जहाज आ गए, तो अभी ऑलमोस्ट 17-18 जहाज तो वहाँ पे है। वहाँ जहाज रह जाने से आपको नुकसान क्या हो रहा है? एक तो डैमरेज बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस बढ़ा देती, क्योंकि कौन सा मिसाइल कब आके तुम्हारे जहाज को अटैक करता, जहाज अगर अटैक हो गया तो आप इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, तो इसीलिए 10 रुपए का इंश्योरेंस अब 100 रुपए कर दिया, 10 गुना। तो इंश्योरेंस वैल्यू बढ़ गया। और डैमरेज, क्योंकि आपका जहाज रुका हुआ है, ये डैमरेज चार्जेस बोलते, जैसा कि एक जहाज एक बंदरगाह पे पहुंचा कि आज सुबह, और उसको अनलोड करने का टाइम रहता 5 दिन का, वही जैसा आमतौर पे हम लोग यहाँ वेटिंग चार्जेस जो बोलते हैं, तो वेटिंग चार्जेस नहीं, 5 दिन के लिए आपको छूट है, 5 दिन के बाद अगर 6वें दिन से आपको जो है वेटिंग चार्जेस डैमरेज आपको 6वें दिन से डबल ट्रिपल होता रहता, तो डैमरेज पूरा गिरना, मतलब अगर सामान अगर उसमें 100 रुपए का है मगर ऊपर आपको जो पेनाल्टी जो डैमरेज गिर रहा वो 2000 रुपए का हो गया, तो अब आप उसको अनलोड भी नहीं कर सकते। पेरिशेबल गुड्स जो इधर से जाने को हम वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर रुक गए, तो वो तो बर्बाद हो गए।
वो भी उसका शेल लाइफ भी कम रहता ना। पूरा उसके ऊपर क्या करते, केमिकल और पूरा करके उसको जैसा कि कूल ट्रीटमेंट दे के कोल्ड स्टोरेज में बना के 15 दिन 20 दिन का जो ट्रैवलिंग का टाइम रहता, अनलोडिंग का कैलकुलेट करके मार्केट को कब जाना, ये सब मिला के महीना 1.5 महीना 2 महीने जो भी है वो हिसाब से पूरा इम्पैक्ट से ट्रीटमेंट करके कंटेनर को लॉक करते। जी हाँ, करेक्ट। वो टाइमिंग के हिसाब से कंटेनर खुलना, उसके बाद मार्केट में आना है। अगर उससे ज़्यादा भी हो गया, उससे कम भी हो गया, तो अंदर का पूरा जो गुड्स है सड़ जाने की चांसेस बहुत तय रहते। ये फिर इसका इम्पैक्ट, ये पूरा ये नुकसान पूरा भरना कौन भरना है? टैक्स पेयर ही भरना है। मतलब आइंदा चल के आप आज का जंग के लिए, आज के बारे में अब जो हो रहा वो सोच रहे आप, मगर आइंदा चल के इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा, इसको कोई इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये पूरा जो है जाके, जैसा कि कोरोना का इम्पैक्ट हम कई बार बोलते थे कि भाई आज कोरोना आया, लोग ख़त्म हो गए, ये नहीं है। इसके बाद आइंदे वाले नस्ल के ऊपर ये इसका इम्पैक्ट कैसा, तो वही हुआ, नौकरियां कम हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई और इन्फ्लेशन बढ़ गया। आप उसका तो अब फेस कर रहे थे ना, फिर अब आके जंग आ गया और इसके असरात जो है अब फिर आइंदा चल के आप फेस करना पड़ेगा। कि तो इसको ईजी मत लेना, अब इसके बारे में गहरा बैठ के सोचना है, इससे कैसा आउटकम कर लेना है, प्लानिंग कैसा कर लेना है। पैसे है, शॉपिंग मत करो, रख लो, क्योंकि आइंदा जाके बहुत। और आपको अब मेडिसिन्स और मेडिसिन्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट, और गैस के कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, जैसा बताया कि मैं मेडिसिन्स में ऐसा कई चीज़ें जो है अपन मोस्ट ऑफ द मेडिसिन्स के लिए जो उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको नेक्स्ट। मेडिसिन के ऊपर हम कहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं और मेडिसिन के ऊपर इंडिया कैसा इम्पैक्ट होता है। इंडिया इज पूरे मेडिसिन बनाने को हब और वैक्सीन का हब बोलते हैं इंडिया को, लेकिन वो वैक्सीन बनाने का जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो इंग्रेडिएंट इंडिया में नहीं बनता है, और उसको हम इंपोर्ट करना है। उसको इंपोर्ट करके हम मेडिसिन बनाते हैं। उसके बारे में फिर अब एक अपन आइंदा चल के डिस्कस करेंगे। तो उसके वजह से जो आपको ना जंग सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेडिकल लेवल पे आपको ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, खाने के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर जो है आपको उसका असर जीता जागता नजर आएगा उसके ऊपर आपको। सर, आपने अभी फर्टिलाइज़र क्राइसिस का जिक्र किया था और शायद ये बहुत से लोगों को एक टेक्निकल वर्ड या फिर दूर की बात लगे, लेकिन आम आदमी की रोटी, किसान की खेती और घर के किचन से इसका डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? क्या एनर्जी क्राइसिस आगे चल के फूड क्राइसिस का भी सबब बन सकता है? 100% बन सकता है, क्योंकि इसमें मसला ऐसा है कि आप फर्टिलाइजर्स के बगैर इंडिया में हो, कहीं दुनिया में हो, फसल नहीं उगती। जी हाँ। फसल की शुरुआत जैसा कि बीज बोने से लेके आप आखिर तक हार्वेस्ट करें तक आपको जो है फर्टिलाइजर की ज़रूरत है। कई मरहले पे जो है एक स्टेज पे आप शुरुआत में यूरिया का यूज़ करते हैं, उसके बाद अमोनिया आता, उसके बाद और दूसरे कई तरह के जो टेक्निकली जो कौन सा खाद को कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करता है उसको तो अपन बाद में बात करेंगे। मेन बेसिकली आपको इंडिया में कई जितने भी फर्टिलाइजर्स कंपनीज हैं उसमें मेजर फर्टिलाइजर्स कंपनीज पूरे जो है गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स कंपनीज है। मतलब गैस आने से गैस के ऊपर जो है उनके मशीनरी चलती है, उसमें से जो है फर्टिलाइजर बनता है। फर्टिलाइजर्स बन के बाहर निकलने के बाद किसान तक पहुंचता, किसान उसको इस्तेमाल करके चावल, धान और जो है तरकारी वगैरह सब उगा के लोगों तक पहुंचाना है। रहा सवाल कि भाई गैस महंगी हो गई, महंगी हो गई तो आपको ऑटोमेटिकली जो खाद है वो महंगा हो जाएगा रोजमर्रा का। एक चेन है पूरा है। तो लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और एक चीज़ है, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से जो है पूरा वहाँ पे फसल, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, मतलब ना के बराबर है तो आपको जो है डेट्स, खजूर बेच के और थोड़े से
चंद चीज़ें ही वहाँ उगा सकते, बाकी के नहीं उगा सकते। पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री जितने भी ऑयल प्रोडक्टेड कंट्री, ऑयल जो भी प्रोडक्शन कंट्रीज है, वो कंट्रीज अपना ऑयल बेच के खाना खरीदते हैं वो लोग। जी वो तो उनके पास ऑयल है मगर खाना नहीं है, क्योंकि खाना पे अब महंगा हो गया। तो जब गैस महंगा हो गया, ऑयल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो ऑटोमेटिकली खाना महंगा हो जाता, तो वो लोग भी महंगा खरीदना पड़ता। तो जब वो लोग ये चीज़ महंगी खरीद रहे तो 100% वो और बढ़ाएंगे। तो ये पूरा चेन जो है इफेक्ट होएगा। इफेक्ट हुए तो कॉमन मैन के ऊपर, जिसके पास पैसा है खरीदता है, मगर उसका भी पास रोज़ का खरीदते रहे 100 रुपये का खाना, तो आपके पास 1000 रुपये है तो 10 दिन में आपका इनकम ख़त्म। जिसके भी पास है वो पैसा तो ख़त्म होता ही जाता, तो डेफिनेटली जो है फूड क्राइसिस शुरू होगा। इसके क्योंकि ये जो चीज़ एनर्जी के ऊपर, आप जब एनर्जी इफेक्ट हुआ उसका इम्पैक्ट जो है ये स्टारवेशन शुरू हो जाएगा। जब तक पैसे है आप खरीदे, उसके बाद मांग के खाएंगे, मगर देने वाला नहीं है तो लूट के खाने का वास्ते ड्रॉट अटैक्स बोलते हैं उसको, एक जमाने में होते थे। अगला क्वेश्चन ड्रॉट अटैक्स होते थे पुराने जमाने में, जब खाद नहीं मिल रहा तो एक दूसरों के गांव पे ऊपर जाके लूट के अनाज लूट के जाके खाते ना, और अनाज के लिए जो अटैक्स होते थे ना वही होता। लेकिन अब फार्म उसका क्या है, उसका रूप मतलब उसका फार्म चेंज हो। उस जमाने में जो है गांव का गांव सब निकल के लकड़ी वकड़ी जाके दूसरे वाले के पास, जिसके पास अनाज है, गोडाउन तोड़ दिए, उसका घर अटैक कर दिए, उठा के लेके जाते थे। अब बम डालेगा, बुलडोजर लेके आएगा, है ना, वैसे चल के गोडाउन तोड़ेगा, तो उसका रूप, उसका अटैक करने का तरीका बदलेगा, मगर एम तो वही है कि भाई खाना लूटना है। जी हाँ। तो ये पूरा चेन एक दूसरे से मिलके है। आप ये टेक्निकल फर्टिलाइजर को गैस आया, फर्टिलाइजर नहीं भरा तो किसान इम्पैक्ट होता, बल्कि नहीं, जब किसान का इम्पैक्ट हो गया, किसान के ऊपर असर हो गई, तो वो असर जो है आपके घर के चूल्हे तक पहुँच, रसोई तक पहुँचेंगी। जब आपका रसोई मुतासिर हो गया तो आपका घर मुतासिर होता। मतलब पूरा पापी पेट का सवाल है, जिसका जो है हर एक आदमी भी जब खाना मिलना है, खाने का वास्ते जो किसी तरह के भी जो है अब भूख मिटाने के लिए आप कोई हद तक गुजर सकता है इंसान। उसके तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि भाई आप ये जंग को अगर इजी ले रहे और आपका वक्त जो है बहुत ज़्यादा खाली देख के वहाँ ही दिन बाम इधर से मिसाइल इधर गई, वो मिसाइल इधर अटैक करी, बोल के आप देख के कुछ रहे बोले तो वो मिसाइल सीधा आके आपके घर पे पड़ने वाली है। मतलब डायरेक्ट वो मिसाइल नहीं, मगर ये अब ये जो महंगाई की मिसाइल जो है आपके घर को आके अटैक कर देती। सर, हम अक्सर एथेनॉल ब्लेंडिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया के एनर्जी फ्यूचर सॉल्यूशंस के तौर पर सुनते आए हैं, लेकिन इस तरह के क्राइसिस में क्या ये अल्टरनेटिव शॉर्ट टर्म में वाकई हमें कोई रिलीफ दे सकता है, या फिर ये ज़्यादातर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ऑप्शंस ही है? तो एक्चुअली ये देखा गया तो अब इंडिया में जो है ग्रीन एनर्जी का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी से व्हीकल्स बना के, पूरे इलेक्ट्रिसिटी ई व्हीकल्स बना के पेट्रोल और डीजल को अल्टरनेटिव से लेके आना, जिससे जो पोल्यूशन कम होता बोल के स्कीम शुरू करे, उसके लिए सब्सिडीज वगैरह दे रहे। मगर ये पूरा लॉन्ग टर्म का है। आप इमीडिएटली कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीद के उसको चलाने की कोई इंडिया में वो माइंडसेट भी चेंज होना है, क्योंकि कहीं इलेक्ट्रिकल स्कूटर जल गया तो डर रहे लोग, और उसका बैटरी लाइफ कितना देर आता, कहाँ पे कैसा बैटरी चार्जिंग कहाँ पे करते, बैटरी चार्जिंग का वक्त कितना लेता, बैटरी स्वैपिंग है। बैटरी स्वैपिंग मतलब एक आपके पास का खाली हो गया तो बैटरी दे के फिर चार्जर बैटरी लेके आके लगाने का, ये सिस्टम्स पूरा एक तरफ से है। और उसी तरह इंडियन रेलवे को भी जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाते हुए गए, जब जैसा कि पहले तो आपको स्टीम लोकोमोटिव बोले तो स्टीम इंजन जो कोयले से चलती थी, उसके बाद में डीजल आ गई, डीजल को भी रिप्लेस कर पे इलेक्ट्रिकल इंजन, अभी वो लाइना बनते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहा। अभी तो 100% जो है कई लाइन्स अभी भी लोकोमोटिव्स नहीं, मगर डीजल इंजन तो चल रही, मगर ये भी टाइम लगेगा। तो ये और क्या है, आप एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो पेट्रोल में 20% ऑफ एथेनॉल मिला के एनर्जी को बचाने के लिए, लेकिन उसमें भी अब गड़बड़ शुरू हो गया, क्योंकि आप
ये नितिन गडकरी के बच्चों का जो है वो फैक्ट्रीज है, इथेनॉल जो है शुगर केन से बनता है। जी हाँ। शुगर फैक्ट्रीज में जो जब शुगर केन को क्रश करके उससे रस निकालते हैं, उसके बाद में जो प्रोसेस में इथेनॉल निकल रहा बोल के, तो इसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इंजन खराब हो रहा है, एक वो अप्रहेंशंस भी है, लेकिन गवर्नमेंट उसको मैंडेटरी कर रही, मगर ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है। लेकिन अब इमीडिएट जंग के लिए, आपको इमीडिएट राहत देने के लिए इंडिया के पास कोई, खास करके एनर्जी सिलसिले में तो कोई इमीडिएट ऐसे कोई ये निकाल के जो है ये खटका बंद करे तो ये खटका खुलने का लाइट चीज से खुलते बोल के ऐसा कोई स्कीम्स नहीं है। इसके लिए टाइम लगता है कि भाई ये प्लानिंग कर ले रहे, तो अब इमीडिएट रिलीफ, इंस्टेंट रिलीफ के पास में तो नहीं है। जो भी है, गैस नहीं है, आप इंतज़ार करना पड़ो। गैस नहीं है बोले तो आप जाओ लकड़ी ले, लकड़ी का चूल्हा लगाओ, या तो कोयला लाओ, कोयला ला के चूल्हा लगाने का वही है। और अगर आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा तो आप गाड़ी बंद करो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो। जब तक गवर्नमेंट के गाड़ियों के पास, आरटीसी के पास व्हीकल में, गाड़ी में पेट्रोल है, वो भी डीजल है, वो चलाते हैं, और उनके पास थोड़े से जो है आजकल इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, आपको ई व्हीकल्स दिखते हैं ना हैदराबाद में, तो अगर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, ये दो यूज़ करो, या नहीं तो आप पैदल जाओ। सही। उतना ही गवर्नमेंट आपको लेके आके कोई दूसरी तरीके से नहीं कर सकती। ये जो इमीडिएट इंस्टेंट रिलीफ तो गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड करने का टाइम लगेगा। जो बोलती कि भाई हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लगाए हुए, आप बस में बैठो, आपके ऑफिस को जाओ। सही। तो पावर तो हम सप्लाई कर रहे हैं, अगर पावर के ऊपर भी अगर इम्पैक्ट नहीं हुआ तो अपने पास डीजल से, क्योंकि डीजल से पावर जनरेट होने का नहीं, अपने पास होता पावर जनरेट होता कि भाई पावर का मतलब बिजली, हमारा बिजली जनरेट होता, कोयले से जनरेट होता, और पानी से जनरेट होता, और सोलार से जनरेट होता है। तीन के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं। गैस से जनरेट होने का वो डोमेस्टिक यूज़ में कम है, गैस से जनरेट होने वाला इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस समझना चाहिए। तो इसीलिए जो है इमीडिएटली वो, तो ये चीज़ें से इमीडिएट आप, मेरे हिसाब, जितना तक मेरे को इल्म है वो हिसाब से गवर्नमेंट कोई इंस्टेंट रिलीफ आपको नहीं दे सकती। ये पूरे लॉन्ग टर्म प्लान्स है, शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं है। शॉर्ट टर्म प्लान्स अगर कुछ लेके आते हैं क्या, वो देखा जाएगा, क्योंकि वार है और गवर्नमेंट के पास मशीनरी है, गवर्नमेंट के पास ब्रेन्स अवेलेबल है, गवर्नमेंट के पास पैसा रहता, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं हम ये अलाउ करेंगे, ये अलाउ करेंगे बोले तो वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। राइट नाउ आपको कोई इमीडिएट रिलीफ मिलने का नहीं है। सर, क्या आपको लगता है कि अगर ये टेंशन्स इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले वक्त में दुनिया एक बड़े एनर्जी शॉर्टेज या एनर्जी ड्रॉट का सामना कर सकती है? क्या ये सिर्फ प्राइजेस का क्राइसिस होगा या फिर अवेलेबिलिटी का भी एक सीरियस मसला बन सकता है? 100% बहुत बड़ा क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। अब जैसा कि देखो, ईरान से जो चाइना ऑयल ख़रीदता है, अब ईरान और चाइना के दरमियान रिश्तेदारी अच्छी है, फ्रेंडशिप अच्छा है, तो अलाउ कर रहा, तो चाइना अभी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, ऑयल वगैरह जा रहा। अब इंडिया को भी थोड़ा सा छूट दे दिए, इंडिया को भी थोड़ा सा ऑयल एनर्जी से आ रहे, और पाकिस्तान को और 2-3 कंट्रीज़ को जो भी है वो लोग अलाउ कर रहे, मगर बाकी के कंट्रीज़ को, मिडिल ईस्ट में चंद कंट्रीज़ को वो लोग थोड़े अलाउ नहीं कर रहे। तो मतलब है कि भाई जहाँ जहाँ तक जिसके पास रिजर्व है वो रिजर्व से यूज़ कर लेते, उसके बाद हो गया तो वहाँ पे खिल्लत शुरू हो जाती, उसका इम्पैक्ट। आप इम्पैक्ट इसके पहले जैसा जब वर्ल्ड वार्स हुए थे वो अलग एक सिनेरियो था, जब इतना कम्युनिकेशन नहीं था, इस तरह के जो है हथियार नहीं थे, इस तरह का सोशल मीडिया नहीं था, इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं चलता था, जब और एनर्जी का भी इतना, जब उस ज़माने में 1948 वगैरह के ज़माने में इंडिया के, खास करके इंडिया को ही देखेंगे, आपके घर में खाना कैसा बनता था? चूल्हे पे बनता था। और इस्तेमाल कौन से पतीले इस्तेमाल करते थे आप? मिट्टी के या पीतल के या मैक्सिमम उसके, अगर स्टील के पैसे वाले है बोले तो और चांदी के इस्तेमाल होते थे। तो आज जो है आप और बिजली, कई गाँव में बिजली नहीं थी, बिजली का परसेंटेज भी बहुत कम था। लोग अगर गए तो लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं, साइकिल भी थी, साइकिल रहा तो वो उस ज़माने में बहुत बड़ा, पैसों वालों के पास साइकिल रहती थी, और गांव में एक ज़मींदार के पास एक
कार रहती थी, उसके अलावा क्या था? जी। लोग पब्लिक, या नहीं तो बैलगाड़ी पे जाते थे। तुम्हारे पास टू व्हीलर कहाँ थी? ये तुम्हारे पास जी नहीं थी। तो वो उस जमाने से लेके आज तुम्हारे को हर चीज भी, आपके हर घर में कार भी है, टू व्हीलर एक नहीं दो दो चार चार है, सेलफोन्स। आप 10 मिनट नहीं रह सकते आप बिजली चले गई जी तो, हाँ। लाइट चले गई तो अब उससे कंपेयर करके उस जमाने में हुआ था, आप नहीं कंपेयर कर सकते। ये जंग अलग है, हम्म, ये मॉडर्न जंग है। आप वहां पे अगर आप समझो सऊदी में बंदर गुलाटी मारा तो उसका इम्पैक्ट हैदराबाद में होता। हम्म, आज का मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप अगर वहां पे पेट्रोल्स नहीं मिल रहा, जैसा कि एक सिंपल बताता हूं कि इंडिया जो है कितने 10 मिलियन टन्स यूरिया इंपोर्ट कर लेती है। जी यूरिया कहाँ से बनता है? पूरा अपने इंडिया में नहीं बनता यूरिया, मैक्सिमम मिडिल ईस्ट में कई कंट्री से बनाने वाले, वहाँ से वो लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं हम लोग। अगर यूरिया नहीं मिले तो होता क्या? हम्म, गेहूं और चावल का दाम आसमान छू लेते हैं। वाह। फर्स्ट मेन जो आम मेन आदमी आम आदमी का खाद क्या है भाई? गेहूं और चावल चावल। और जवारी वगैरह वगैरह, तो उसका परसेंटेज बहुत कम है। तो फिर अगर उसका रेट आसमान से छू लिया तो आप खाते क्या? जी तो इसका इम्पैक्ट वो है। और उसके बाद में है अब जैसा कि लॉन्ग टर्म क्या नैनो यूरिया लेके आएंगे हम बोल के गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही, वो कब तक पूरा होगा उसके तो लिए फ्यूचर प्लान से फ्यूचर प्लान से वो जी। अभी तो इमीडिएटली अगर यूरिया रुक गया, अब खरीफ सीजन शुरू हो जाएगा, ऑलरेडी शुरू भी हो गया, तो आप नहीं डालते, चावल नहीं उगता आपको नेक्स्ट सीजन पे नहीं है। जी पहले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रहता था, अनाज गोडाउन्स में स्टोर करते थे। आजकल वो भी फूड कॉरपोरेशन के कई गोडाउन्स जो है ताले पड़ गए, बंद हो गया, उसका सिस्टम चेंज हो गया। प्राइवेट वाले को देने की कोशिश करी, नए कानून लेके आए, पूरे जो है किसान पूरे 1 साल तक दिल्ली में बैठे, उसको रोके। लेकिन उसके बाद में भी जो है फूड कॉरपोरेशन को जो 100% रेस्टोरेशन तो नहीं हुआ जितना तक मेरे को मालूम है। जी हाँ। तो फिर वो अनाज का भी सिक्योरिटी नहीं है इंडिया में। जी हाँ। और रहा सवाल और आगे जाके किस तरह किस्मों लेते, फिर भी गोडाउन्स अगर प्राइवेट, अभी ऑलरेडी जितने भी कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स है, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स मतलब आपके पास अगर चंद चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज करते हैं, ये टमाटर को करते टमाटे को करते हैं, आम को करते हैं और अपने आलू को और मिर्ची को, जी हाँ। ये पूरे लोगों को कोल्ड स्टोरेज में करके तो चंद दिन उसके बाद से मार्केट के हिसाब से रिलीज करके लेके आके, अब रैयत के पास मिर्ची आ गई तो लेके जाके उन्हें सर्टेन फीस बन के इतना चार्ज करके कोल्ड स्टोरेज में छुपा लेता है। जब मार्केट में रेट इधर उधर हुआ तो बेच लेके 4 पैसे कमा लेने के लिए। और ये कमीशन एजेंट्स भी वही काम करते हैं। ये पूरे प्राइवेट के पास है। गवर्नमेंट बनाई सो जो है खाली आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, उनको परसेंटेज बहुत कम है, बाकी के पूरे प्राइवेट सेक्टर में है। जी हाँ। तो अब उसको कॉन्फिस्केट करके सब उठा के लोगों को बांटना पड़ेगा। जी जी सही है। जो अनाज है प्राइवेट वाला छुपा के रखा, जैसा कि अब होर्डिंग्स भी शुरू हो गए, गैस के सिलेंडर्स लेके जाके ब्लैक मार्केट में बेच रहे, 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये भी कमर्शियल सिलेंडर बेचा जा रहा। तो अब ये पूरे ब्लैक, जितने भी ब्लैक करने वाले, होर्डिंग करने वाले, पूरे मार्केट में उतर जाते, व्यापारदारान जो भी है करने वाले, नंबर 2 धंधा करने वाले। तो ये पूरा इम्पैक्ट जो है सबके ऊपर आके काम, सबके घर में इसका असर होने वाला है। सही। तो ये मोरल इम्पैक्ट ये है जंग का। तो जंग को आसान और जोड़ा इजी से, डोंट टेक इट इजी। अभी तक आम जनता ये समझ रही है कि एक 10-15 न्यूज़ में से एक जंग की एक न्यूज़ बस। हाँ, वो बोल के समझ रहे हैं। और वो भी सोशल मीडिया में उन इसके ऊपर बम डाल रहा है, इसके ऊपर बम डाल रहा है, ये देख के खुश हो जा रहे हैं आप। आपके घर पे जो मिसाइल घुस रही है आप समझ में नहीं रहे सर, वो आप नहीं समझ रहे हो। सर, एक मुश्किल लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो क्या इंडिया के पास अपने लोगों को फूड शॉर्टेज जैसे हालात से अपने लोगों को बचा पाएगा? क्या अपने सिस्टम में इतनी कैपेसिटी है कि आम आदमी तक रोटी और बेसिक सहूलतें पहुंचाती रहे? मैं जब से आपको बता रहा था कि भाई पहले इंडिया में जितना भी फसल होती थी, सर्टेन परसेंटेज मतलब एक हिस्सा जी जो गवर्नमेंट खरीद के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में रखती थी, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के हिसाब से जी, जी। वहाँ पे रहता था। अभी भी वो है, लेकिन वो अब वो हिसाब से
उसमें से अब आपको मालूम है ना, ये रेशन के चावल वगैरह वगैरह जो सप्लाई होते हैं, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जो भी स्टेट में भी, स्टेट का भी कॉरपोरेशन रहते, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बोलकर रहता, वो स्टेट लेवल पे वो लोग खरीदते, और ये नेशनल लेवल पे जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीद के चावल, और पंजाब जैसे स्टेट्स में जहाँ गेहूँ होता है वहाँ पे खरीद के ये अनाज जो है सिक्योर करने का एक सिस्टम है, वो है। लेकिन जितना ज़रूरत है उतना है ये अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, अब आपको गरीबों को, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़, 140 करोड़ है, उसमें तकरीबन 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का चावल का स्कीम है जी हाँ। तो तकरीबन मतलब मेजॉरिटी हिस्सा वहाँ पे वो लोगों को जा रहा, तो जंग हो या ना हो उनका वो अगर वो पहुँचते रहा तो वेल एंड गुड है कि भाई उनको चंद दिन तक उनको खाना मिल जाता, और पैसे वाला जितना भी कॉस्ट है ख़रीद के खा सकता। लेकिन मिडिल क्लास की लाइफ, ना उसको ये चावल मिलेगी, खाने का अनाज मिलेगा, ना वो खरीद नहीं सकेगा, ये खा नहीं सकेगा, वो खरीद नहीं सकेगा, वो खरीद नहीं सकेगा। ये मेन, ये सोचने की बात है। ये खा नहीं सकेगा क्योंकि मिलता नहीं उसको, वो खरीद नहीं सकता, तो वो भूख से इसको दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि मार्केट में पूरा रेट बढ़ जाके आप खरीदने के लायक नहीं रह सकते। वन थिंग, ये पॉइंट 1 है। और दूसरी चीज़ है, आपको जब तक वो खाद के स्टॉक है ये लोगों को पहुंचेगा। मिडिल क्लास तो सफर ही हो रहा बता रहा हूँ, मगर वहां पे वो भी स्टॉक खत्म हो गया तो ये लोग आके भुखमरी में ये लोग अभी ज्वाइन हो जाएंगे। सही। और मार्केट में अगर खरीदने वाला कि उनके पास भी जब स्टॉक खत्म हो गया पूरा है, जितना भी है खा लेने के बाद में, तो डेफिनेटली आपको आइंदा चल के अगर यही है तो आपके पास कितना, आप नया, क्योंकि ऑलरेडी खाद का फर्टिलाइजर कम हो गया, फसल नहीं उग रहा, तो मतलब प्रोडक्शन नहीं है, स्टॉक्स खत्म हो गए, तो अब जाते कहाँ, तो कौन आके बचाएंगा? तो अब हर चीज़ भी अब खतरा आप जो है सोच समझ के उसका इस्तेमाल करना पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जुर्गता बोल के आप गारंटी नहीं है आपको, क्योंकि पहले 5 दिन के वास्ते रोको बोला सो उसका बात कोई सुनने वाला नहीं है। जो जंग शुरुआत हो गई, क्यों शुरुआत हुई, क्या हुई, इसके बारे में अगर अपन डिस्कस करना चले गए, ये एपिसोड आपका पॉडकास्ट बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब फिर 10 दिन के वास्ते मैं अटैक से रोक लेता हूँ, बातचीत करेंगे बोल के अमेरिका कोई पहलू का ये कर रहा बोल के, ये पूरे जो है वो अलग, क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो रहे, हर घंटे में जो है आपको वहाँ का माहौल बदल रहा, स्ट्रैटेजीज बदल रहे, वहाँ पे स्टेटमेंट्स बदल रहे, मुल्क का रिएक्शन बदल रहा। तो अभी तक जो है गल्फ कंट्रीज जो है ऑफेंसिव में नहीं डिफेंसिव में बैठे हुए हैं, अगर वो लोग अभी अगर ऑफेंस शुरू कर दिए तो माहौल और चेंज हो सकता है कि भाई अगर चाइना भी डायरेक्ट अटैक में उतरा, रशिया कुछ आने वाला है, कुछ हो गया तो पूरा एंटायर सिनेरियो चेंज हो जाता। तो इमीडिएटली आप जो है गवर्नमेंट, अब जब हालात हद से गुजर गई तो गवर्नमेंट में हुकूमत में बैठा से वाला भी कुछ नहीं कर सकता। सही। जंग होना ही नहीं, तो जब गल्फ वार हो गया, वर्ल्ड वार हो गया, वो टाइम वो पूरे वो उस दिन के सर्कमस्टेंसेस वो अलग है। वहाँ पे जब ऐसा हुआ होने से आज हम ऐसा कर सकते बोल के आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। जब 400 किलोमीटर दूर की टारगेट कुछ हिट करने वाली मिसाइल रहा, तो आज 2500 किलोमीटर से लेके 4500 किलोमीटर दूर को जाके टारगेट हिट करने वाली मिसाइल आ गई जी। हाँ, वो हिरोशिमा नागासाकी का न्यूक्लियर पावर का जो बॉम्ब है उससे भी कई असरदार बॉम्बा बनाने की टेक्नोलॉजी आज आ गई, उससे भी कम यूरेनियम यूज करके, लेस यूरेनियम यूज करके और ज़्यादा इम्पैक्ट करने का बॉम्ब से भी बनाने की टेक्नोलॉजी सबके पास अवेलेबल है बोल के ही ना। बोला को बायोलॉजिकल वेपन्स आ गए बोल के, बायोलॉजिकल वेपन्स बोले तो अब कोरोना भी एक बायोलॉजिकल वेपन बोल के गड़बड़ हुआ था देखो। तो इसीलिए ये सब सिनेरियो अलग हैं, तो इसीलिए जंग को जो है मैं पहले से मैं बता रहा हूँ कि भाई आप इजी मत ले, डोंट टेक इट इजी। सर
इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी के बीच सबसे बड़ा अहम सवाल ये है, क्या इंडिया के पास वाकई कोई प्लान बी मौजूद है? अगर गल्फ रीजन से सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो क्या हमारे पास अल्टरनेट सप्लाई चेन्स, बैकअप स्ट्रैटेजीज या कोई प्रैक्टिकल एनर्जी रोड मैप मौजूद है? रोड मैप तो नहीं बता सकते कि भाई रोड मैप कौन सा है, क्या है, वो लोग कौन से लेवल पर डिस्कशन हो रहा, क्योंकि उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि अब मौजूदा हालात में क्या बोलते हैं कि भाई इंडिया के पास स्टॉक है, आप इत्मीनान रहो, हम टेक केयर करते, यही बताते। इसको हट के एक हो रहा कि भाई वो लोग अल्टरनेटिव रूट प्लान, मतलब अब अगर हार्मोज को पूरी तरह से मुतासिर हो गया, उधर से कोई आवाज आवे नहीं है, तो अब इंडिया जो है ये एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बोल के एक डेवलप करने की कई दिनों से कोशिश हो रही, और रशिया के नॉर्थर्न सी रूट पर भी नजर रखे हैं ये दो। और इसको हटके, लेकिन ये क्या है, पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है रास्ता ये पूरा। और फिलहाल रेड सी और अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप बोल के एक रास्ता रहता, उधर से लेकर ये लोग आयल लेके आ रहे हैं अभी। लेकिन उसको लिए क्या है, टाइम जनरली इंडिया को, सपोज आप समझो कि ईरान से 1 महीने में आपका वेजल मतलब शिप इंडिया पहुंच जाता, अब वो 1 महीने की जगह 45 दिन लगेंगे, मतलब 15 दिन ज़्यादा होगा। और एक बैरल को 10 से लेके $15 ज़्यादा खर्चा होगा। तो वो भी अल्टरनेटिव प्लान वो लेके आएंगे वो, लेकिन ये हमेशा के लिए तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जब रास्ता आपको इधर से आना जाना बहुत इजी है, और उसके बाद में और ख़ास करके आयल मिल भी रहा तो आपको ये रास्ता ओके, अटैक्स और बढ़ गए, प्रोडक्शन रुक गया, तो कितने अल्टरनेटिव रूट्स है तो क्या फ़ायदा? जब माल ही नहीं मिल रहा तो आप कहाँ से लाएंगे ना। अगर माल मिल रहा तो समंदर के रास्ते नहीं, कोई आसमानी रास्ते से भी लाने की कोशिश करती होंगी इंडिया, अलग बात है वो। लेकिन अगर जब माल ही मिलना बंद हो गया तो ये खास करके ये सिचुएशन है, तो अल्टरनेटिव रूट्स है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा। ये है नॉट ओनली इंडिया, बाकी के मुल्क में वही प्लान्स पे रहते हैं और एक दूसरे के इसमें। और क्या हुआ, ये खास करके जो ये इजराइल और अमेरिका के गोद में ज़्यादा बैठने की वजह से इंडिया को बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि रशिया जब चाराने को दे रहा था तो उसके ऊपर अमेरिका पाबंदी लगा दी, तो ये लोग उसके बाद मान लिए। तो फिर जाके फिर वो, जैसा कि आपके घर में कौन सा खाना बनना वो आपका पड़ोसी डिसाइड करने की हालत अगर आपकी बन गई तो आपका क्या अहमियत रहती। तो इंडिया की वही हालत बन गई ना, अमेरिका डिसाइड कर रहा है कि तुम रशिया से ऑयल खरीदते या नहीं खरीदो, वेनेजुला से खरीदो, वो टर्म्स उन डिक्लेयर कर रहा, हम उसके हाथ में कठपुतली बट के इंडिया नाच रही। तो फिर तो जो इंडिया के आवाम को जो है ऐसे हालत को तो झेलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए तो अब चीप, और ईरान से इंडिया को ऑयल कैसा मिलता था, 60 से लेके 90 दिन का क्रेडिट पे मिलता था। अब क्रूड ऑयल ला लो, प्रोसेस करो, पेट्रोल डीजल बनाओ, आपको बेचो। आप जब पैसे खरीदते पेट्रोल पंप के पास, आपके पैसे लेके ईरान को देती थी इंडिया। अब क्या हो गया, वो तो बंद हो गया, और इंडिया अमेरिका से 10 गुना पैसे दे के ले, और आम आदमी का जेब खाली करो। तो ऐसे हालात है सिचुएशन। अभी क्या है, बिल्कुल जो अपन कुछ गवर्नमेंट को टारगेट करके बात कर रहे, फिर ऐसा भी गड़बड़ करने वाले रहते, मगर ये मकसद नहीं है कि भाई तो ये तो जो है हकीकत है, ये वही ऐसे हालात अगर देखे गया तो अपने इंडिया के पब्लिक के पास, हम लोगों के पास या तो सवाल करने की जो है ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, या फिर हमें ऐसी नॉलेज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अब ये हो गया ना, तो आपको सोशल मीडिया आ गया, जैसा कि आप अगर बता भी रहा कोई हकीकत ये है एक्चुअली, बोले तो आप वो अगर ईरान के साइड ले लिए तो जो है आप खुश हो जा सकते, नहीं तो आप एंटी नेशनल है, आप ईरान को सपोर्ट नहीं करना। और अब अमेरिका को भी, अब इजराइल और इंडिया के बीच में कभी भी खाली जस्ट हेलो एंड हाई के कॉन्टैक्ट्स रहते थे। इवन इंदिरा गांधी के टाइम पे PLO के पाकिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यासर अराफत के टाइम से भी सो भी देखा गया तो पालस्तीन को जो है इंडिया मॉरल सपोर्ट देती थी, इजराइल को हमेशा इजराइल के अटैक्स को कंडेम करती थी।
आज इसराइल के जाके हम गोद में बैठ गए, तो ईरान कहीं को हमारे पर एतमाद करेगा, और बाकी के कंट्रीज जो भी है, और रशिया के साथ अच्छा थे, रशिया अच्छी यूक्रेन के वार की वजह से आपको कम पैसों में जो है सस्ते में आपको ऑयल दे रहा था। अब वो अमेरिका बोले कि आप बंद कर दिए, जब फिर अमेरिका से फिर जब परमिशन मिला ऑयल खरीदो बोले, तो उन्होंने बोला थैंक यू बॉस, बोला ना, बताया कि हम पहले दोस्ती में आपको दे रहे थे, अब आप मार्केट रेट से लेके जाओ, और जब भी हम टर्म्स डिक्टेट करेंगे, आज दिए तो आज लेके जाओ, कल दिए तो कल लेके जाओ, ये हालत बन गई ना, तो फिर आपके ऊपर डेमरेज मतलब पेनाल्टी गिरे जैसा ही हुआ ना। अब आपको वेनेजुला से खरीद के लाओ बोल रहा है, वेनेजुला से खरीद के लाओ बोले तो ऐसा, आप नाक किधर है बोले तो ऐसा बताना, ऐसा बताने की जगह वेनेजुला से खरीद के लाए तक, जब बैरल के ऊपर आपको $10-15 के, तो वो उसके किसके जेब में जाएंगे, किसके जेब को सुराख पड़ेगा, वो फिर का आम आदमी का। तो अल्टीमेटली सिस्टम जो है वो, हुकूमत अगर वेल प्लानिंग कर ली तो फिर ऐसे हालात में आप ये जंग से बचा के आपको जो है आपके घर तक खाना पहुंचाने का उम्मीद अगर हुकूमत के ऊपर आप कर रहे, तो वो आपकी उम्मीद है। अब आम 100% इंडिया में ऐसे वाले पूरे जो है यही उम्मीद पे बैठे हुए हैं, या उनकी उम्मीद कुछ अलग है, वो तो अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना। इसाखी सर, आखिरी सवाल सीधा आम आदमी के लिए, इस तरह के अनसर्टेन वक्त में एक कॉमन सिटीज़न को क्या सोचना चाहिए और प्रैक्टिकल तौर पे क्या करना चाहिए? क्या इस वक्त घबराना चाहिए या फिर ज़्यादा समझदारी और प्लानिंग की ज़रूरत होती है? अब मौजूदा हालात में आपको कोई भी ये नहीं बता सकता कि भाई जंग कब ख़त्म होंगी, तो ऐसी सूरत हाल में आप घबरा के कुछ भी डिसीजन लिए, कोई भी स्टेप्स लिए, तो नुकसान जो है आपको ही झेलना पड़ेगा। तो पहली चीज़ ये है कि आपके पास जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको सोच समझ के इस्तेमाल करना पहली बात है। आपके पास घर में कुछ खाने पाने की चीज़ें कमी हैं, उसको लेके आके ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप उसको उसके ऊपर पैसे इस्तेमाल करो, और खाने की जो है भूखे नहीं रहे जैसा जो इस्तेमाल करने की चीज़ें हैं, चावल वगैरह वो ख़रीद के घर पे रख लेके स्टोर कर लेके आपको जो जितने तक इस्तेमाल होते, हद से भी ज़्यादा इस्तेमाल हो गए तो आपको जो है ब्लैक मार्केटिंग में अरेस्ट करते फिर। इसीलिए आपको जो आपकी ज़रूरत पूरा कितने दिन से होता है कि आप महीने को अगर समझो कि एक 20-30 किलो की चावल होती है तो एक 10-15 किलो ज़्यादा ला के रख लो आप, क्या आइंदा चल के और 10 दिन अगर जंग भी चला यही हालत है और 2 रुपये का आगे चल के बढ़ भी गए तो आपके जेब के ऊपर ज़्यादा, और अननेसरी शॉपिंग जाके आप पैसे कर उसको बेफजूल खर्चा कर दिए तो फिर आपको कोई पैसा देने वाला भी नहीं रहता, क्योंकि आपकी जो हालत होंगी तो आपके पड़ोस की भी हालत वही होंगी। और अनाज ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट आप 5 किलो दे रही, सो वो भी बंद हो सकते, जैसा आप बता रहे ना कि भाई आम आदमी मिडिल क्लास वाला वो खा नहीं सकता, वो ख़रीद नहीं सकते कि हालत अब पैदा होने के हैं। और रहा जैसा कि कोरोना के टाइम पे जो है बस जैसा सोच समझ के आप बचत से ज़िंदगी गुजारे, और वो जो लॉकडाउन के पीरियड में रिलैक्सेशन दिए तो जाके आधा किलो पाव किलो जो तरकारी खरीद के ला के बना के जिए थे, देखो उसी तरह से जो है आप एक ऑर्डिनरी लाइफ लीड करने की कोशिश करना है। और मैं जैसा बताया कि भाई मेडिकल इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट है, उसका नाम है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं उसको, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, API हो। अगर वो इंडिया, मैं जैसा आपके इसके पहले भी मैं जिक्र कर रहा था, इंडिया इज़ ए वैक्सीन हब फॉर द वर्ल्ड, मतलब जितने भी वैक्सीन जो इम्पॉर्टेंट वैक्सीन बने रहे थे वो इंडिया से बने जाके इंडिया जो है दूसरे मुल्कों को सप्लाई करती। लेकिन इंडिया में अगर मेडिसिन बनना है उसकी ज़रूरत की जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो चाइना से इंपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट ही बंद हो गया तो यहाँ मेडिसिन नहीं मिलता, तो अब इंडिया खुद या मेडिसिन ही नहीं बनाने की पोजीशन पे आ गई तो वर्ल्ड को क्या खाक सप्लाई करेंगी। तो ये पूरे हालात मौजूदा हालात जो है देख लेके जंग को ज़्यादा वॉच करो, दूसरे चीज़ों को हट के, और ख़ाली मिसाइल कैसा डाल रहा उसके ऊपर नहीं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो रहा है, अमेरिका क्या बोल रहा, इजराइल कैसा रिएक्ट हो रहा है, ईरान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके ऊपर थोड़ा टाइम निकाले तो थोड़ा समझ में आता। आप एक अंदाज़ा लगा सकते कि भाई जंग इतने दिनों में ख़त्म हो सकता, नहीं तो आज ही ख़त्म होएगा, नहीं तो अब यही घंटे में ख़त्म होएगा, आपको अंदेशा लगता है तो उसके ऊपर टाइम निकालो और बेफजूल खर्चे रोक दिए तो जो है
आप कम से कम ऐसे एक्यूट सिचुएशन से आप थोड़ा बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस गुफ्तगू से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वेस्ट एशिया की जंग सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसका असर सीधा दुनिया की इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी और आम आदमी की ज़िंदगी तक पहुंच रहा है। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे क्राइसिस हमें सिर्फ हेडलाइंस नहीं देते, ये हमें ये भी याद दिलाते हैं कि ग्लोबल डिसीशंस का बोझ अक्सर आम लोगों के जेब, उनके किचन और उनकी रोज़ी रोटी पर पड़ता है। तो आज के डिस्कशन में हमें सिर्फ सिचुएशन को ही नहीं समझाया, बल्कि ये भी बताया कि आने वाला वक्त सिर्फ गवर्नमेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक सीरियस टेस्ट हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ खबरें ना देखें, बल्कि उनके पीछे छुपी हुई रियलिटी को भी समझें। और इसी सोच के साथ आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। इसाक़ी सर, आज आपने जिस क्लैरिटी, जिस सिंप्लिसिटी और डेप्थ के साथ इतना अहम मौजू पर रोशनी डाली, उसके लिए हम दिल से आपका शुक्रगुज़ार हैं। और आपने ना सिर्फ एक ग्लोबल क्राइसिस को समझाया, बल्कि उसका आम आदमी की ज़िंदगी से क्या कनेक्शन है, ये भी आप बहुत खूबसूरती से वाज़े किया। कैंडिड टॉक की तरफ से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपको भी। तो दोस्तों, अगर आज का ये एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको लगता है कि ऐसे बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और को भी इस इम्पोर्टेंट रियलिटी को समझने में मदद करे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सीरियस और मीनिंगफुल और आइस ओपनिंग डिस्कशंस आप तक लगातार पहुंचते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए एपिसोड, एक नए मौजू और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सोच समझकर सुनिए और हमेशा सावधान रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।